नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक टली। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गुरुवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण का गुरुवार से होगा आगाज। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को होगा समापन। लक्सर में अवैध खनन पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 6 डंपर और एक ट्रैक्टर को किया जब्त। चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई। जल संस्थान कर्मियों का 34 दिन से धरना जारी। अब सचिवालय कूच का किया ऐलान। 12 सितंबर को करेंगे घेराव। उग्र आंदोलन की चेतावनी। और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी। 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की हिदायत। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक फिर से टल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। 12 सितंबर को सीएम जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक आज तय की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने और जम्मू कश्मीर में पार्टी की ओर से प्रचार के लिए जिम्मेदारी देने से बैठक को स्थगित कर दिया गया। 12 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे। सांबा बस स्टैंड में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह के पक्ष में वो रोड शो के माध्यम से प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण 12 सितंबर से शुरू होगा। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि यात्रा रुद्रप्रयाग जिले के सीतापुर से शुरू होगी और केदारनाथ तक जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ में 13 सितंबर को पूजा अर्चना करने के बाद भैरव जी के मंदिर में जाकर न्याय की अर्जी लगाएंगे। यात्रा में प्रदेश के कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी हिस्सा लेंगे। हम सीतापुर कल पहुंचेंगे और परसों सुबह झंडारोहण के बाद यात्रा हमारी गौरीकुंड से ऊपर को पदयात्रा स्टार्ट होगी। हम सभी लोगों को, वॉलंटियर्स को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो मजबूत लोग हैं वही वहां चल रहे हैं। हमने ये निवेदन भी किया है। और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हैं या जिनकी एज हो गई है, हमने उनसे चॉपर्स से वहाँ पहुँचने की अपील की है। यात्रा जाएगी। कोई घटना घटेगी तो उनको सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा और जैसे ही मामला सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि यात्रा जब ये शुरू होगी तब तक माहौल ठीक हो चुका होगा और हम लोग सफलता से इस यात्रा को पूरा करेंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम हमारा 12 तारीख की सुबह हम लोग गौरीकुंड से पदयात्रा ऊपर को प्रारंभ करेंगे। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह के नेतृत्व में नगर निगम हॉल में एक मीटिंग हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। साथ ही सीपीयू के खिलाफ भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो किसानों को इन सभी का घेराव करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसका विरोध करते हैं। ये कोई नहीं तो लूट लगा रहे। अरे इनका तो बिल भरे नहीं जा रहा। स्मार्ट मीटर का कैसे बैन कर लगा भाई? किसान मजदूर ये तो किस्म के नवे सरकार फंडे ला रही काट कर। आज इन्हें मजबूर कहाँ करो भाई? स्मार्ट मीटर कैसे चला देगा? एक आदमी बाद पैसे है, आज नहीं है, उधर रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये तो इन्होंने गलत काम करा, इसे हम बर्दाश्त नहीं करते। हम गाँव में अगर ये जाएंगे से लेकर हम इनके मीटर माटर लगा नहीं देते, उन्हें वहां से भगा देंगे। चकबंदी की समस्या है, बिजली विभाग की समस्या है, सीपीयू के द्वारा जो अवैध चालान वसूली शहर के अंदर हो रही है, बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत सारी समस्याओं में हमने ज्ञापन बनाया था। हम ज्ञापन भी आपको एक दे देंगे। तो शासन और प्रशासन को देने का हमने काम करा। और जैसे आप देख रहे होंगे भी डिजिटल मीटर का एक मामला चल रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि डिजिटल मीटर जैसा आप कई गांवों में लगाना चाह रहे, किसानों के यहाँ, मजदूरों के यहाँ लगाना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले उसकी शुरुआत सरकारी विभागों से क्यों नहीं करते? आप जो लूट मचाए का काम है
हिसाब सरकारी विभाग से शुरू करने पहले। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर की दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद जिले भर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रामिंद्र डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अब गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। रात्रि गश्त में भी इजाफा किया गया है। हम सभी संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे सीसा से वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल्स और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अलग ये काफी व्यापक लेवल पे चलाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोगों को सत्यापित किया जा रहा है। टनकपुर में पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने नशाखोर व्यक्तियों के विरोध में आक्रोश जताया। उत्पीड़न किए जाने और सवारियों को बाहर की टैक्सी और प्राइवेट वाहनों में बिठाने के साथ अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया। यूनियन अध्यक्ष और महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल सचिव मदन कुमार के नेतृत्व में टनकपुर थाना कोतवाली पहुंचे। सीओ शिवराज सिंह राणा को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। बताया कि टनकपुर के पीलीभीत चुंगी में आए दिन कुछ नशेड़ी व्यक्तियों द्वारा प्राइवेट वाहनों को रोककर उनमें जबरन सवारियां बिठाकर अवैध वसूली की जा रही है। दो चार वाहन स्वामी हैं और उन लोगों ने उन नशेड़ियों को इतनी सही दे रखी है कि वो चुंगी में इतनी बदसलूकी कर रहे हैं। पीलीभीत चुंगी में वो महिलाओं को जाना दुश्वार कर दिया, उन्हें स्कूल के बच्चों को जाना दुश्वार कर दिया, चलती बसों में चढ़ने इतनी बदतमीजी कर दिया, उन्हें जीना खाना आराम कर दिया। और जो गाड़ियां हाईवे से जा गाड़ियों के साथ रोक के बदतमीजी, किसी की चाबी छीनना, किसी से पैसे लूटना, पूरा इतनी बदतमीजी कर दिया। इसलिए आज हमने यहाँ सीओ साहब को भी और एडीएम साहब को भी ज्ञापन दे रखा है कि चुंगी में कोई भी वाहन खड़ा ना हो और कोई भी चलती बस में ना चढ़े। जो भी है यहाँ टैक्सी स्टैंड हमारे यहाँ से गाड़ी बात। लोहाघाट के ग्राम पाटन पार्टी में 4 दिवसीय मां झूमाधुरी महोत्सव का देवीरथ निकला, जो कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ी को पार करते हुए मां झूमाधुरी मंदिर में पहुंचा। देवीरथ द्वारा मंदिर की परिक्रमा की गई, वहीं देव डांगरों द्वारा सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया गया। मेले की पहली रात झूमाधुरी मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और महिलाओं ने रात भर भजन कीर्तन किया। ये सब माँ भगवती का आशीर्वाद है और यहाँ पर पूर्व से ही ये 2 रथ है, एक पाटन पाटनी से और एक रायकोट महरो और रायकोट कुंवर से भगवती का इस खड़ी चढ़ाई पर जाता है। सबके सहयोग से पूरे गांव के रायकोट महरो, रायकोट कुंवर दोनों इस रथ को ले जाते हैं और उसी तरह पाटन पाटनी का भी जाता है। और इससे एक दिन पूर्व माँ भगवती का सबसे मुख्य आकर्षण, जो कि लोगों की बहुत दूर दूर से आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है माँ के प्रति, जो निसंतान महिलाएं होती हैं, तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो रात भर उपवास रख के ये उपवास रखती हैं और जिससे प्रसन्न होती है माँ, उनको पुत्र की प्राप्ति। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अक्टूबर में दोबारा शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का डेटा तैयार करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चारों धामों में दर्शन के लिए यात्री लंबी कतार में खड़े न रहें। इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए। देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है, नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे। और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के
समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है, उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा इससे। यात्री जो आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कई यात्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी एजड होते हैं, यात्रा में आते हैं, बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो कई बार यात्रा में देखने को आती हैं, उन सब से जो है यात्रा में उस तरह की दिक्कतें नहीं आई। लक्सर कोतवाली पुलिस ने देर रात क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया है। आपको बता दें, लक्सर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया में हड़कंप मच गया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि देर रात अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 6 डंपर और एक ट्रैक्टर को अवैध खनन में सीज किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। लक्सर पुलिस द्वारा कल रात्रि अवैध खनन में 6 डंपर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी गई हैं। इसमें रात्रि को हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था तथा इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इन पे जो इलीगल जो हमारी माइनिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने सीजर की कार्रवाई लाई है और ये लगातार हमारी चलती रहेगी। देहरादून विजिलेंस की टीम ने हरबर्टपुर स्थित विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम और उसके एक सहयोगी आदित्य नोटियाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के आवास की तलाशी ली और अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ की। लक्सर पुलिस ने उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद आजकल वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, जिसमें दोपहिया वाहनों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु लगातार लक्सर एरिया में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाड़ियां जो संदिग्ध परिस्थिति में दिखे, जिसपे संदिग्ध लोग हों, जिसकी नंबर प्लेट्स ना हो या जिसके कोई भी ऐसे जो हमारे जो नियम और कानून है उनका उल्लंघन है, उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग अपनी ये कार्रवाई चालान के फॉर्म में तथा बाइक्स को वो सीज करने के फॉर्म में कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ये अभियान चलाया जा रहा है तथा दिन में भी हम लोग अपने औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा जगह जगह पे हमारे जैसे स्कूल्स है या कॉलेजेस है वहाँ पे महिलाओं को, छात्राओं की सुरक्षा हेतु भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आरटीओ देहरादून के निर्देशन में देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 104 ई रिक्शा, ई ऑटो के चालान किए गए, जिसमें से 31 वाहनों को सीज किया गया। चालान किए गए वाहनों में 45 वाहनों के चालकों द्वारा डीएल नहीं दिखाया गया। 5 वाहनों में अतिरिक्त सीटें लगाई पाई गई। इसके अलावा कई वाहनों का कर भी जमा नहीं पाया गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन भी ई रिक्शा के चालान हो रहे हैं उनकी आरसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी अगर उनके द्वारा सीट बढ़ाई गई है। और अगर उनके द्वारा प्रतिबंधित रूट पर चला जा रहा है तो उनके लाइसेंस और गाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हैवी पेनल्टी आरोपित की जाएगी। अगर कोई ई रिक्शा एक प्रतिबंधित एरिया में चलता हुआ पाया जाता है और उसके कागज खत्म है तो 5,000 से ऊपर तक का चालान होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अतः आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा मेन रूटों पर, जिसका कि मैं एक मोटा आइडिया दे दूँ, रायपुर से लेकर झाझरा के बीच जो मेन ट्रंक रोड है जो घंटाघर होती हुई जा रही है वो प्रतिबंधित रूट है। राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप नगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल को नई जिम्मेदारी मिली है। इस नई जिम्मेदारी को लेकर बेनीवाल ने कहा कि शहर की साफ सफाई को लेकर उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो सही से निर्वहन करेंगे। वहीं उप नगर आयुक्त ने आम लोगों से भी अपील की है कि शहर की साफ सफाई में भी अपना योगदान दें और कूड़े को इधर उधर ना फेंकें। नगर निगम द्वारा जो गाड़ी अलर्ट की गई है उस गाड़ी अलॉटमेंट के बाद उसी गाड़ी में कचरे को डालें। ये शहर सभी का है
और जो इस शहर के निवासी हैं सबका दायित्व है कि शहर साफ और स्वच्छ और सुंदर रहे। इसके लिए हर व्यक्ति को जो हमारा कूड़ा वाहन घर घर जाता है उसमें अपने घरों का जो कूड़ा है डोर टू डोर वाहन के माध्यम से उसमें डालें, सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर न फेंकें। जो हमारे कॉमर्शियल प्रतिष्ठान हैं उनको भी इस बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उसको भली भांति उसका डिस्पोजल कराएं और प्रॉपर गाड़ी में ही कूड़ा दें। और इसमें यदि सुधार नहीं होता तो दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी संबंधितों के विरुद्ध की जाएगी और अपने नगर निगम की तरफ से भी जागरूकता का कार्यक्रम कराते हुए लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में आज सूचना के अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी दी कि कार्यशाला के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आरटीआई के तहत पत्रावली तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी जरूरी है और सूचना किस तरह से बिंदुवार सटीक रूप से उपलब्ध करानी होगी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी भी शामिल हुए। आज सूचना के अधिकार के अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनके लिए एटीआई के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया जाएगा कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें किस तरीके से उनको पत्रावली अपनी तैयार करनी चाहिए, कितने समय में उनको सूचना देनी अनिवार्य है और किस तरीके से सूचना बिंदु अनुसार देनी ज़रूरी है ताकि जो प्रकरण है कम से कम जो है वो अपील में आए और जो जनता है और जनप्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके। करीब 2000 जल संस्थान कर्मी पोर्टल के माध्यम से अपनी नियुक्ति को लेकर कल सचिवालय का घेराव करेंगे। देहरादून के प्रेस क्लब में एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पिनेरो ने कहा कि जल संस्थान कर्मी पिछले 34 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग या सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी एक सूत्री मांग को नहीं माना जाता है तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। एक ही मांग है कि हमको पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति दी जाए, वहां से हमारे तनख्वाह मिले, वहां से हमारा ईएसआई पीएफ कटे। लेकिन जो अधिकारी हैं जल संस्थान के वो अपनी अखंडता के कारण, हठमितता के कारण, दलाली से मिलाव होने के कारण, क्योंकि 10,000 जिसको तनख्वाह मिल रही है उसको 2,500 तनख्वाह दे रहे हैं। ऑन प्रमाण मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एक पोर्टल में कर देंगे तो ये सब धांधियां बंद हो जाएंगी। इसलिए इनकी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। जब कोई नहीं सुन रहा है तो 34 दिन बाद हमारी मजबूरी है, हम सचिवालय कूच करेंगे और सचिवालय कूच नहीं सुनाई देगी तो उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास भी घेराव की ओर बढ़ेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जान चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाएगा। अगर भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। देर शाम को बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला और भगवान बद्री विशाल जी के धाम की ऊंची चोटियों में ताजी बर्फबारी शुरू हो गई। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के ठीक सामने नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आने लगी है। नंदा सुनंदा महोत्सव में विधि विधान के साथ भोग लगाकर दर्शन के लिए नंदा देवी प्रांगण में डोला सजाया गया। रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार के बाद दर्शन के लिए डोले को भव्य रूप दिया गया। रात से ही दूर दराज क्षेत्रों के लोग पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंचने लगे और मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। विधायक सविता आर्या ने भी मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। इस बार नंदा देवी मेला 7 दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। विसर्जन 15 सितंबर को किया जाएगा। रामनगर शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव की पिछले 4 दिन से लगातार धूम मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में जहां बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया गया, वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
नैनीताल शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव की पिछले 4 दिन से लगातार धूम मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में जहां बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। धामी मंत्रिमंडल की बैठक टली, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरा चरण का गुरुवार से होगा आगाज। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को होगा समापन। लक्सर में अवैध खनन पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 6 डंपर और 1 ट्रैक्टर को किया जब्त। चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई। जल संस्थान कर्मियों का 34 दिन से धरना जारी, अब सचिवालय कूच का किया ऐलान। 12 सितंबर को करेंगे घेराव, उग्र आंदोलन की चेतावनी। और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी। 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की हिदायत। अब फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।